मानव संसाधन गतिशीलता में शिक्षा की क्या चुनौतियां हैं? तो पहली चुनौती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और योग शिक्षकों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों की कमी है और जो योग शिक्षक है जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त नहीं किया, उनकी भी कमी है। और बहुत सारे स्कूलों में तो शिक्षकों की कमी है, बहुत सारे बच्चे हैं और उसके अलावा शिक्षक बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि स्कूल ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एक ही विद्यालय में है और एक कक्षा में 100 से ज्यादा बच्चे होते हैं और एक टीचर उसे पढ़ाते हैं। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि सारे बच्चों तक एक शिक्षक की आवाज नहीं पहुंच सकती। इसीलिए तो आरटी एक्ट हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हुआ, उसमें क्या शिक्षक और छात्र का रेशियो रखा गया था 30:1 या तो 35:1 और ज्यादा होने पर 40:1। मतलब कि 35 में एक टीचर होना जरूरी है, लेकिन आज 100 बच्चे होते हैं और एक ही शिक्षक क्लास ले रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट है लैंगिक असमानता। कई जगहों पर लड़कियों की शिक्षा को भी अभी तक प्रोत्साहित नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियों की शिक्षा को मान्यता नहीं दी गई है। बहुत सारे लोग 7-8 के बाद ही अपनी बच्चियों को शादी करवा देते हैं। गांव में जहां तक आपने देखा होगा कि लड़कियां पढ़ के करेंगी क्या, लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं है, लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, उन्हें तो घर का ही काम करना। इस तरह की विचारधाराएं आज भी समाज में मौजूद है। हमें लगता है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी गांव के क्षेत्रों में लोग जो पुराने ख्याल के उन्होंने अपना नजरिया नहीं बदला है। लोगों के वही पुरानी घिसी पिटी सोच है कि जो लड़कियां होती हैं वो घर का ही काम करती हैं और लड़के जो होते हैं वही बाहर का काम करते हैं। आज भी बहुओं के साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं, बहू बेटी में भेदभाव होता है, बेटे बेटी में भेदभाव होता है। लेकिन ऊपर ऊपर से देखा जाए तो आज भी बहुत सारे जो शिक्षित परिवार है वहां पे ये समस्या नहीं है, ना के बराबर है उनके फैमिली में। वहां पे लड़के और लड़कियों को समान अधिकार दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह है और ऐसे घर हैं जहाँ पे उनके फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनका वही विचारधारा है। और गांव में मैक्सिमम लोग आपको मिल जाएंगे वैसे ही। अगर एक ही फैमिली अगर बहू को सपोर्ट करती है, पढ़ा रही है, तो दूसरे लोग ताना देंगे, दूसरे वाले ये करेंगे कि आप लोग तो अपने आप को नौकर बनवाना है, सास इस तरह का विचारधारा उसके अंदर रहेगा कि बहू क्या होगी कि बहू पढ़ लेगी या फिर नौकरी कर लेगी तो सास को नौकर बना देगी। इस तरह की विचारधाराएं। और बेटी को क्या होना चाहिए, ज्यादा सम्मान दिया जाना चाहिए और बहू को नहीं, और बेटे को अच्छे अच्छे खाने और बेटियों को नहीं। इस तरह की विचारधाराएं आज भी मौजूद है और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। अगर लड़कियां पढ़ने में भी अच्छी है ना, तो क्या बोला जाता है कि पढ़ के क्या करेगी, करना तो तुम उसे घर का ही काम है, शादी ही करनी है और घर ही संभालना है। घर संभालना भी बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन ये लोग समझते नहीं ना है। तीसरा पॉइंट है शिक्षित बेरोजगारी। कई देशों में डिग्री तो है, लेकिन कौशल की कमी के कारण रोजगार नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे डिग्री तो होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर कौशल क्षमता ही नहीं होता है उस काम को करने में, और ना ही उस क्षेत्र में उस तरह का डिग्री रहने के बाद क्या हो गया, अगर वहां पे काम ही नहीं रहेगा तो शिक्षित इंसान जैसे कि अभी एमए बीए वगैरह कर लेते हैं या तो बीएड भी कर लिए और वैकेंसीज ही नहीं निकल रही है, तो क्या उसे रोजगार मिल पाएगा, लोगों को नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अगर हमने ग्रेजुएशन कर लिया है और हम एमए तक कर लिए हैं और उसके बाद कहीं पे जॉब करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है या फिर कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे आपको कंपटीशन निकालना पड़ेगा, वैकेंसीज वगैरह आएंगी। अगर बीएड आपका कंप्लीट हो चुका है तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, अभी तक जेटेट का जो फॉर्म था फिल हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं लिया गया और पिछले 6-7 साल में एक बार एग्जाम होता है। झारखंड में इसी प्रकार वैकेंसीज निकलती है। 2015 में बहाली हुआ था यहाँ पे, 2014-15 में हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं निकला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा की डिग्री होने के बावजूद भी लोगों को काम नहीं मिल पाता। शिक्षित बेरोजगारी के बहुत सारे एग्जाम्पल है। सुधार के लिए आवश्यक कदम। सबसे पहला कदम है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश करना होगा। सरकारों को शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए।
जितना हो सके शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए। आरटी एक्ट अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देखिए जी, या फिर आप ये भी देख सकते हैं एनईपी वाला जो मैंने पढ़ाया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का या फिर 1968 का, तो उसमें भी बोला गया जो शिक्षा पर 6% का व्यय करने के लिए बोला गया जीडीपी का, लेकिन अभी तक 4% ही खर्च किया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मददगार हो सकती है। ऑनलाइन जो शिक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मददगार हो सकती है। जो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि आने जाने की सुविधा भी नहीं, शाम होने के बाद यहाँ पे आपको जो गांव वाले इलाके हैं वहां पे आपको ऑटो नहीं मिलेगा और आपको आने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो और हम बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी तक लोग साइकिलों से आना जाना करते हैं या तो पैदल ही आते हैं, पहाड़ों के नीचे रहते हैं आदिवासी समाज के लोग, या बहुत सारे लोग घर बहुत ही अंदर है, रोड से हटके, मेन रोड से हटके है। तो वहां तक के बच्चे शाम होने के बाद, क्या 4 बजे के बाद से ही उधर ऑटो वगैरह नहीं मिलता है जल्दी और गाड़ी की सुविधा नहीं हो पाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा आज एक काम आ सकता है, क्योंकि सभी के पास फोन्स वगैरह रहते हैं घर में, बहुत कोई के पास नहीं भी होगा लेकिन अक्सर होते हैं। तो अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा वगैरह ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाए तो सभी लोग शिक्षा ले सकते हैं। व्यवसायिक शिक्षा को मजबूत बनाना, युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाना आवश्यक होता है। व्यवसायिक शिक्षा के बाद महात्मा गांधी जी के बेसिक एजुकेशन से की गई है, जो कि 1937 में लाया गया था। उस टाइम से बोला जा रहा है कि बेसिक एजुकेशन दिया जाए, व्यवसायिक शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे जो लोग व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो क्या होता है कि पढ़ाई करने के बाद जब उन्हें व्यवसायिक शिक्षा मिल गई तो वो अपने कौशल के जरिए से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। समान शिक्षा का अवसर, चाहे कोई सा भी जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, सभी को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। बिना समान शिक्षा के किसी एक का विकास करना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा देश है उसमें सारे लोगों का सेम भागीदारी होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, दोनों का भागीदारी समान होना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। और जाति धर्म के आधार पर अगर हम लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे और भेदभाव करेंगे तो शिक्षा नहीं मिल पाएगी सभी को अच्छे ढंग से, और वो अगर लोगों का ही विकास नहीं होगा, लोग ही शिक्षित नहीं होंगे तो देश का विकास फिर कैसे होगा। अतः इस प्रकार हमने जाना कि क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या समाधान निकल सकता है। अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। शिक्षा मानव संसाधन गतिशीलता और राष्ट्रीय विकास के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह व्यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाती है। सही बात है, यहाँ पे सही कहा गया है कि शिक्षा जो है मानव संसाधन गतिशीलता और राष्ट्रीय विकास का सबसे शक्तिशाली उपकरण होता है। यह व्यक्तियों को आर्थिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में इसको सशक्त, मजबूत बनाती है। शिक्षा में निवेश करके हम एक समृद्ध, सशक्त और प्रगतिशील समाज बना सकते हैं। शिक्षा में जितना ज्यादा निवेश किया जाएगा उतना ही हमारा देश एक समृद्ध देश बनेगा, सशक्त देश बनेगा और प्रगतिशील समाज बनेगा। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि समाज के परिवर्तन का एक शक्तिशाली हथियार है। यहाँ बोला जा रहा है शिक्षा सिर्फ साधन ही नहीं बल्कि एक हथियार है। तो हम सभी को चाहिए कि शिक्षा लें और जब हम शिक्षित हो जाएं तो शिक्षा को लोगों तक पहुंचाएं, अपने घर, अपने परिवार वालों को शिक्षित करें, अपने माँ बाप जो लोग नहीं पढ़े थे, दादा दादी, माँ बाप अगर नहीं पढ़े लिखे तो उन्हें शिक्षा दें। शिक्षा प्राप्त करने की कोई एज नहीं होती, इसीलिए सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लोग शिक्षित होंगे तो हमारे देश का विकास संभव है। तो शिक्षा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका एक पार्ट पहले हम बना चुके हैं कि मानव संसाधन गतिशीलता में शिक्षा की क्या भूमिका होती है।
तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं, और कोई सा भी टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को हम पढ़ा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।